नमस्कार। हिंदी और अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका अभिवादन है, स्वागत है। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कोश निर्माण, हिंदी में कोश निर्माण की परंपरा और उसमें विदेशी विद्वानों की भूमिका और अनुवाद में उसकी उपादेयता। हम जानते हैं कि अनुवाद के साधनों के रूप में अगर सर्वप्रथम किसी विषय की, किसी विधा की चर्चा होती है तो वह कोश है। कोश अनेक प्रकार के होते हैं। भाषा कोश होते हैं, साहित्य कोश होते हैं, साहित्यकार कोश होते हैं और इसी तरह व्याकरण कोश होता है। व्याकरणिक कोटियों के अलग अलग कोश भी होते हैं। एक ही भाषा के कोश, जैसे हिंदी से हिंदी में, अंग्रेजी से अंग्रेजी में, द्विभाषी कोश जिसको बाइलिंगुअल डिक्शनरी कहते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में। फिर ट्राइलिंगुअल कोश भी होता है 3 भाषाओं का, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। और इसी तरह फिर मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषा भाषी कोश भी होते हैं। अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक 22 भाषाओं का कोश भी प्रकाशित किया, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक डिक्शनरी के रूप में, एक शब्द संपदा के रूप में जिसको देखा जाता है। कोश निर्माण एक साधना साध्य कार्य है, सरल काम नहीं है, क्योंकि कोश निर्माण की अपनी एक सैद्धांतिकी है। शब्दों का संग्रह करना, वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करना, शब्द की कोटि बताना, व्याकरणिक कोटि बताना, फिर उसके अर्थ का निर्धारण करना, उसके अनेकार्थों की चर्चा करना, फिर उसके प्रयोग आदि के द्वारा प्रयोग कोश बनाना, ऐसी बहुत सारी सैद्धांतिक विवेचना हमें मिलती है। और ये हम जानते हैं कि अनुवाद किसी भी अनुशासन का हो, किसी भी विधा का हो, विज्ञान का, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, या विज्ञान की अनेक शाखाओं का, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, ऐसे बहुत सारे अंतरानुशासनात्मक क्षेत्र हैं। गणित का अनुवाद करना हो, विधि के क्षेत्र में अनुवाद करना हो, बैंक और बीमा के क्षेत्र में अनुवाद करना हो, वाणिज्य और वित्त का अनुवाद करना हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र और अनुशासन हैं। मनोविज्ञान का अनुवाद करना हो, दर्शन शास्त्र का अनुवाद करना हो, तो हम देख सकते हैं कि अनुवाद के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। उन सब में कोश की आवश्यकता तो पड़ती है, अनुवादक चाहे नया हो या पुराना हो, क्योंकि सबको इतनी बड़ी संख्या में शब्दकोश में संग्रहित शब्द संपदा, इसका स्मरण ये तो संभव नहीं है। इसलिए आवश्यकता अनुसार वह शब्दकोश का उपयोग करता है। शब्दकोश उसे सही सटीक अर्थ के चयन में मदद करता है, सहायता करता है। इसलिए शब्दकोश अनुवाद का एक शस्त्र है, एक अस्त्र है, एक औजार है, एक उपकरण है। लेकिन अनुवादक को 100% कोशजीवी होने से बचना होता है। कोश की आवश्यकता तभी पड़ती है जब उसका स्वतः अनुवाद करना संभव न हो और उसे फिर डिक्शनरी की, ग्लॉसरी की, शब्दावली की, थेसॉरस की शरण में जाना पड़ता है। अब क्योंकि कोश निर्माण की परंपरा हमारे यहाँ संस्कृत में तो प्रचुर मात्रा में है, हिंदी में उत्तर मध्यकाल तक आते आते ये कोश निर्माण प्रारंभ होता है। और विदेशी विद्वानों
की भूमिका की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत सारे कोश हमें मिलते हैं जो इस दृष्टि से हमें गौरवान्वित करते हैं कि विदेशियों ने भी हिंदी भाषा के, हिंदुस्तानी भाषा के, एक भाषा के, दो भाषा के, तीन भाषा के कोश बनाए। ये अलग बात है कि कोश निर्माण का प्रयोजन भिन्न था। जब अंग्रेज हम पर काबिज हुए, उन्होंने हम पर शासन करना प्रारंभ किया, तो उन्हें यहाँ की भाषाएं, भाषाओं का मनोविज्ञान, भाषाओं का व्याकरण, भाषाओं की अर्थवत्ता, यह समझना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए उन्होंने इस दिशा में काम किया। विदेशियों ने, अलग अलग विद्वानों ने, भाषाविदों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने शब्दों के अर्थ और संदर्भगत उनकी प्रयोगगत स्थिति, इन सब को उन्होंने गंभीरता से, गहनता से समझा और फिर कोश निर्माण की पद्धति के आधार पर वर्ण क्रमानुसार, अल्फ़ाबेटिकली जिसको हम कहते हैं, कोश क्रम में ये बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। सर्वप्रथम हमें 1773 ईस्वी में रोमन अक्षरों में प्रकाशित एक भाषाविद जे फर्गुसन, जिनका नाम उल्लेखनीय है इसलिए क्योंकि उनके काम को हम याद करते हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा कोश शीर्षक से जे फर्गुसन ने इस कोश का निर्माण किया। क्योंकि ये प्रारंभिक कोश है इसलिए इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। सन 1790 ईस्वी के आसपास प्रकाशित गिलक्राइस्ट का डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इस शीर्षक से अंग्रेजी और हिंदुस्तानी में एक कोश निर्मित किया। इस कोश का निर्माण गिलक्राइस्ट ने किया, जिसमें प्रारंभ में लगभग 1000 शब्दों का संग्रह था। हम देख सकते हैं कि कोश निर्माण के प्रारंभ में 1000 शब्द की संपदा का संग्रह भी एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। अब तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे शब्दों के कोश भी, शब्दकोश अलग अलग भाषाओं के, एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषाओं के मिलते हैं। इस कोश के प्रकाश के बाद ही गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी के विद्वानों में गिने जाने लगे। गिलक्राइस्ट ने ये जो कोश 1000 शब्दों का बनाया था, उससे उनकी ख्याति विशेष रूप से हुई। सन 1810 ईस्वी में एडिनबरा से एक नवीन संस्करण भी प्रकाश में आया कोश का, जिसमें थॉमस रोबक ने गिलक्राइस्ट को सहयोग दिया। यानी थॉमस रोबक ने गिलक्राइस्ट के उस 1000 शब्दों के शब्दकोश में सहयोग करके उसे समृद्ध करने में मदद की। और इस संस्करण में फारसी लिपि का त्याग किया गया, एक तरह से संशोधन, संवर्धन, संपादन किया गया और पर्शियन का या फारसी का उसमें जो प्रयोग था उससे उसे मुक्त किया गया। गिलक्राइस्ट के ही समकालीन एक अन्य कोशकार हैं कर्कपैट्रिक, जिनका समय 1789 में ए वैक्यूबलरी पर्शियन, अरेबिक एंड इंग्लिश ग्रंथ, इस रूप में ए वैक्यूबलरी पर्शियन, अरेबिक एंड इंग्लिश, इस नाम से ये ग्रंथ लंदन से प्रकाशित हुआ, इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के अंत में न्यू हिंदी ग्रामर एंड डिक्शनरी पर एक विस्तृत व्यापक भविष्य की योजना भी प्रस्तुत की गई। इसका मतलब है कि इस कोशकार के मनोमस्तिष्क में भावी भविष्य के लिए हिंदी व्याकरण को लेकर एक योजना थी और उस योजना की सूचना और एक संकेत उन्होंने उसमें किया था। लेखक का मन था कि वो इस ग्रामर या इस व्याकरण निर्माण की योजना को बृहत 8 खंडों में प्रकाशित करेगा। प्रस्तावित योजना के 8 खंडों में क्रमशः हिंदी लिपि और चिन्हों पर विचार किया जाएगा। हम जानते हैं कि हिंदी के लिपि चिन्ह जो हैं, स्वर और व्यंजन आदि को लेकर विस्तार से वो इस पर चर्चा करना चाहते थे।
विभिन्न पदों पर विचार करना चाहते थे, व्युत्पन्न और शब्द गठन पर विचार करना चाहते थे, यानी शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसका आरंभ कहाँ से हुआ, विकास यात्रा क्या है और प्रयोगगत उसके आयाम क्या हैं। वाक्य विन्यासों पर विचार करना चाहते थे, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं हिंदी में, और हिंदी के मुहावरे, हिंदी की लोकोक्तियां, इन पर भी वो इस योजना के अंतर्गत काम करना चाहते थे। इसलिए हिंदी की क्रियाएं हों, हिंदी की संस्कृतनिष्ठ और तत्सम शब्दावली हो, प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का या शब्दावली का व्याकरणिक नियमों के आधार पर, कोटियों के आधार पर परिचय दिया जाए, ऐसी पूरी एक बृहत योजना तैयार की थी। किंतु अज्ञात कारणों से यह नहीं पता लगा कि वो योजना क्यों क्रियान्वित नहीं हो पाई और वो 8 खंडों की योजना अधूरी रह गई या उस पर काम नहीं किया जा सका। सन 1818 में प्रकाशित विलियम हंटर ने एक ऐसा कोश बनाया जिसका शीर्षक था हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश। इसकी जानकारी मिलती है प्रामाणिक रूप से। विलियम हंटर ने हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश का निर्माण किया और यह 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। टी हर्बर्ट के हिंदुस्तानी प्रेस से रोमन अक्षरों में इसको प्रकाशित किया गया था। इसकी विशेषता यह रही कि इसमें अरबी, फारसी और हिंदी संस्कृत के शब्द भी समाहित थे। कतिपय शब्दों को इससे व्युत्पत्ति के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया था। बहुत सारे शब्द थे जिनके व्युत्पत्ति लब्ध अर्थों को भी इसमें समाहित किया गया था। तीसरे संस्करण में इस कोश में दक्षिणी हिंदी के शब्दों को भी शामिल करने की जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है 10वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के समय से हम उसको देख सकते हैं, उसे दक्षिणी हिंदी के रूप में, जो बाद में दक्षिण भारत में जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर वो सीमित हुई, उसके बहुत से शब्दों को भी उसमें शामिल किया गया था। सन 1817 में जॉन शेक्सपियर ने लगभग 2239 पृष्ठों का और 70,000 शब्दों का एक कोश तैयार किया, जिसको हिंदुस्तानी अंग्रेजी शब्दकोश कहा गया। हिंदुस्तानी और अंग्रेजी, क्योंकि उस समय हिंदुस्तानी का बोलबाला था, प्रचलन में थी, और हिंदुस्तानी में हम जानते हैं कि उर्दू, अरबी, फारसी की शब्दावली इनका मिश्रण था, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम, तद्भव। और हिंदुस्तान में क्योंकि मध्यकाल में मुगलों का शासन था, इसलिए उर्दू, अरबी, फारसी इन शब्दों का साहित्यकारों ने भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। तुलसीदास भी रामचरितमानस में फारसी के बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वह समय हिंदुस्तानी अंग्रेजी शब्दकोश के रूप में हमारे सामने जॉन शेक्सपियर ने एक कोश प्रस्तुत किया और उसमें कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति से भी अवगत कराया, परिचित करवाया। इसके तीसरे संस्करण में दक्षिणी रचनाओं में से बहुत से शब्द चुनकर शामिल किए गए। जब कोश निर्माण किया जाता है या उसे अद्यतन, अधुनातन बनाया जाता है, तो पाठ्यपुस्तकों से, पत्र पत्रिकाओं से, समकालीन मुद्दों और विषयों पर प्रकाशित किताबों से, पुस्तकों से शब्दों का चयन किया जाता है। वो जो अद्यतन, अधुनातन, वैश्विक ज्ञान के परिचायक होते हैं, द्योतक होते हैं। तो चतुर्थ संस्करण तक आते आते वली, मीर, मीर हसन, तकी आदि लेखकों की इखवास सफ़ा, गुल बकावली, बागो बहार, तोता कहानी, बागे उर्दू, अनवरे सुहेली, आरिशे महफिल और गद्य रचनाओं को, गद्य पद्य रचनाओं की शब्द संपदा को उनमें से निकाला गया। ये वो उस समय की बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रचनाएं थी, और इन रचनाओं में से फिर उन शब्दों को चुनकर
उस कोश के अंतर्गत समाहित किया गया जो हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश बना था। संस्कृत के कई शब्द भी इस कोश में समाहित किए गए। हम जानते हैं कि संस्कृत हिंदी की एक प्रकार से जननी भी है। हिंदी की धातुओं से, हिंदी के उपसर्गों से, हिंदी के प्रत्ययों से हमें संस्कृत के स्रोत के रूप में सहयोग का परिचय मिलता है। हम आज भी जब शब्द की संरचना पर विचार करते हैं तो उपसर्ग का, प्रत्यय का, धातु का, इन सब का अध्ययन करते हैं। शेक्सपियर की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने से पहले के कई कोशकारों के कार्यों से लाभ उठाया और अपने कोश को समृद्ध किया। स्वाभाविक है, जब भी कोई कोश नया लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसका एक उद्देश्य या एक प्रयोजन तो होता है। जब उससे पहले बहुत से कोश उपलब्ध हैं तो उस कोश की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कोशकार इस बात को स्पष्ट करता है भूमिका में कि इस कोश में नया क्या है, इस कोश में अद्यतन, अधुनातन क्या है जो पहले की कोश परंपरा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक कोशकार के रूप में शेक्सपियर ने ये बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अपने से पहले के उपलब्ध सभी कोशों में से जो जो महत्वपूर्ण लगा उसका लाभ उठाया, उसे अपने कोश में समाहित किया और उन्हें समृद्ध किया। सन 1829 तक आते आते पादरी टी एडम ने एक हिंदी शब्दकोश तैयार किया जिसमें हिंदी से हिंदी शब्दार्थ दिए गए थे, यानी शब्द हिंदी का और अर्थ भी हिंदी का। अब क्योंकि शासक के रूप में अंग्रेज हमारी भाषाओं के मनोविज्ञान को, भाषाओं की अर्थवत्ता को समझना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की संस्कृति यहाँ की भाषाओं में समाहित है, इसलिए भाषाओं का अध्ययन वही संस्कृति के अध्ययन तक ले जा सकता है। इसलिए हिंदी शब्दकोश के रूप में पादरी टी एडम ने हिंदी शब्दकोश जब तैयार किया तो इसके रूप में उन्होंने हिंदी से हिंदी शब्द और अर्थ का वर्ण क्रमानुसार शब्द क्रम से संग्रह किया। इसका दूसरा संस्करण सन 1838 में प्रकाशित हुआ। एडम साहब द्वारा लिखित एक व्याकरण ग्रंथ की चर्चा भी मिलती है। हिंदी में यह अपनी तरह का एक पहला कोश था जो एडम ने तैयार किया था, और बाद के कोशकारों ने, जैसे उन्होंने अपने से पहले के कोशों से लाभ उठाया, ऐसे बाद के कोशकारों ने इस कोश से प्रेरणा ली, जो दिशा और जो मार्ग प्रशस्त किया गया था उससे लाभ उठाया। सन 1848 ईस्वी में बोलचाल के और साहित्य के 1,13,000 शब्दों का संग्रह हिंदी और अंग्रेजी कोश इस नाम से, शीर्षक से ग्रंथ बना, उसमें आया। इसके लेखक थे A.T. टॉमसन और इसका उच्चारण रोमन में भी दिया गया था। ये भी हम देख सकते हैं कि कोश का एक लक्षण शब्दों के उच्चारण की शिक्षा देना भी है। बहुत से शब्द, कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है, कोई क्रिया है, कोई क्रिया विशेषण है, और संज्ञाओं में भी कई प्रकार की संज्ञाएं, स्थानों का नाम, व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम, तो उनके उच्चारण अगर देश विदेश के लोग उसे पढ़ना समझना चाहते हैं, कोई शब्द जो संस्कृत स्रोत से लिया गया, जो भारतीय भाषाओं से लिया गया, जो हिंदी में विद्यमान है, उनका उच्चारण भी कैसे करना है, इसकी जानकारी भी कोश में दी गई थी। सन 1848 ईस्वी में ही डंकन फोर्ब्स के हिंदुस्तानी और अंग्रेजी कोश की चर्चा भी मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है। हिंदुस्तानी और अंग्रेजी कोश, हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे। ये लंदन के किंग्स कॉलेज में भाषा और साहित्य के प्रोफेसर थे, डंकन फोर्ब्स। स्वाभाविक है कि भाषा का
और साहित्य का विद्वान एक कोशकार के रूप में जब कोश निर्माण के लिए योजना बनाता है तो उसके साथ तुलना में अधिक न्याय कर पाता है। इस कोश का मुख्य आधार 1808 में प्रकाशित हंटर का कोश था। इसमें पूर्व प्रकाशित बहुत सारे कोशों की चर्चा की गई है। भूमिका में उल्लेख किया गया कि उनसे पहले, इस कोश से पहले कौन कौन से कोश बने, किस किस ने कोश निर्माण किया, उन कोशों की विशेषताएं क्या हैं, उन कोशों की सीमाएं क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, इन सब का उल्लेख भी हमें मिलता है। ये कोशकार के अद्यतन अधुनातन ज्ञान का परिचायक भी बनता है कि उसने अपने से पहले के किन किन कोशों को देखा है, उनकी सीमाओं और शक्तियों का आकलन किया है, उसमें से क्या है जो उसे अपने कोश में समाहित करना है। सन 1870 ईस्वी के आसपास पादरी J.D. बेट का ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का शब्दकोश देखने को मिलता है। जैसा कि हम शीर्षक से ही देख सकते हैं, ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का शब्दकोश। ये कोश J.D. बेट ने 1870 ईस्वी में बनाया। हिंदी व्याकरण, हिंदी के ध्वन्यात्मक लिपि चिन्हों का और वर्णमाला के वर्णों का गठन कैसे हुआ, संरचना कैसे बनी, उन पर विस्तार से विचार किया। ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भी है। लेखक ने भारत की बोलियों के कुछ शब्दों को भी इस कोश में समाहित किया। हम जानते हैं कि हिंदी की 18 बोलियों का उल्लेख हमें मिलता है। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, मागधी, पहाड़ की बोलियां, तो 18 बोलियों का उल्लेख तो मिलता ही है। अब उन बोलियों में वो शब्द जो साहित्य में प्रचुर मात्रा में आ रहे थे, जो मीनिंगफुल, सार्थक थे, जो ज़रूरी थे, आवश्यक थे, जिनके प्रयोग की प्रासंगिकता असंदिग्ध थी, उन बोलियों के शब्दों को भी इस कोश में समाहित किया गया और उसकी व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण भी किया। बाइबल के बहुत सारे शब्द भी इसमें शामिल किए गए। हम जानते हैं कि बाइबल के प्रचार प्रसार का एक वैश्विक अभियान जो चला, बहुत सारे भाषाओं में उसके अनुवाद भी किए कराए गए। तो ये कोशकार ने अपने से पहले के 3 महत्वपूर्ण कोशों की चर्चा भी उसमें की है। इस तरह ऐसे बहुत सारे कोशों का उल्लेख मिलता है और कुछ अन्य कोशों की जानकारी, जो 2-3 कोश अपने से पहले के उपयोग में लाए गए, उसके अतिरिक्त भी कुछ कोशों की जानकारी हमें मिलती है, जिनमें A.T. फ्लांट्स का उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी कोश भी महत्वपूर्ण है। तो मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, यानी एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, त्रिभाषी कोश, बहुभाषी कोश, ऐसे बहुत सारे कोश निर्मित हुए, प्रकाशित हुए, जिनमें A.T. फ्लांट्स का उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी कोश भी उल्लेखनीय है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि कोश निर्माण की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा, उसमें विदेशी विद्वानों का योगदान स्तुत्य रहा। बहुत काम उन्होंने किया और हिंदी के बाद के कोशकारों ने जो कोश निर्मित किए, उसमें सैद्धांतिकी उन्हें विरासत में जो मिली थी उससे लाभ उठाया और फिर अपनी तरफ से भी उन्होंने कोश निर्माण के कुछ सिद्धांत तैयार किए, निर्मित किए। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।